हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक विद अतुल सर में। हमने यहाँ से सीरीज शुरू करी है हमारी नेशनल पॉलिटी की, जहाँ पर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टॉपिक पढ़ा रही थी। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया अंतरिम गवर्नमेंट। आज इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और 5 मिनट के लिए हमारा जो अंतरिम गवर्नमेंट है उसका पूरा रिविजन करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको लास्ट अंतरिम गवर्नमेंट के बारे में सारी चीज़ें बताई थी और ये भी बताया था कि जो अंतरिम गवर्नमेंट है इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, कैबिनेट मिशन से हो रहा है। किससे हो रहा है इसका फॉर्मेशन, कैबिनेट मिशन से। और ये जो कैबिनेट मिशन है इसी के साथ कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, संविधान सभा। तो याद रखना कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और हमारी जो अंतरिम गवर्नमेंट है दोनों का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, कैबिनेट मिशन से हो रहा है। क्यों बनाई गई अंतरिम गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जा रही थी और भारतीयों को शासन की ट्रेनिंग देने के लिए क्या बनाई गई है, अंतरिम गवर्नमेंट। इसकी घोषणा कब हो रही है, घोषणा की डेट इंपॉर्टेंट है 24 अगस्त 1946 को। लॉर्ड वेवल किसको बुलाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि क्या बनाते हैं एक अंतरिम गवर्नमेंट। तो अनाउंसमेंट कब हो रही है, 24 अगस्त 1946 की डेट इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मेशन कब हो रहा है, तो 2 सितंबर को हो रहा है। कब हो रहा है इसका फॉर्मेशन, 2 सितंबर। उस टाइम में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें 3 डेट याद रखनी है, 24 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946 और 26 अक्टूबर 1946। क्योंकि जब अंतरिम गवर्नमेंट बनती है तब शुरुआत में 15 सदस्य होते हैं और इन 15 सारे के सारे क्या होते हैं, 15 सदस्य कांग्रेसी होते हैं। एक भी मुस्लिम लीग नहीं होता है। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग देखती है कि उन्हें तो कोई पूछ नहीं रहा तो शामिल हो। तो शामिल कब होती है, 26 अक्टूबर 1946 को, जिससे हमारे लिए क्या एक फैक्ट तैयार होता है कि अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कब किया गया। तो कब से रिकंस्टिट्यूट हुई है, 26 अक्टूबर 1946 को। ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। उसके बाद देखो आगे अंतरिम गवर्नमेंट में ये तो फॉर्मेशन हो गया और उसकी अनाउंसमेंट की डेट हो गई। उसके बाद शुरुआत में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में भाग नहीं ले रही है और मुस्लिम लीग कब शामिल हो रही है, 26 अक्टूबर 1946 को। और अंतरिम सरकार में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने, 15, जहां पर एक अध्यक्ष है और 14 सदस्य। जहां मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस से 6 हैं, मुस्लिम लीग शामिल होती है तो मुस्लिम लीग से 5 है, एक सिख है, एक पारसी है और एक ईसाई है। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन बनते हैं, पहले अध्यक्ष लॉर्ड वेवल और दूसरे अध्यक्ष कौन बनते हैं, माउंटबेटन। पहले वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स बताए थे और साथ में उनके डिपार्टमेंट्स भी बताए थे। तो देखो आगे अंतिम गवर्नमेंट में देखो अध्यक्ष हो गए, कांग्रेस कितने हो गए, कांग्रेस से सदस्य 6, मुस्लिम लीग से 5, सिख से 1 और ईसाई से 1 और पारसी से भी 1। पहले अध्यक्ष कौन बन रहे हैं हमारे, लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल क्यों, क्योंकि उस समय भारत के वायसराय कौन चल रहे हैं, लॉर्ड वेवल। वायसराय का यहाँ पर जब लॉर्ड वेवल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो दूसरे वायसराय बनकर कौन आते हैं, लॉर्ड वेवल के बाद माउंटबेटन। इसीलिए अंतरिम सरकार के दूसरे अध्यक्ष कौन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि तीसरे अध्यक्ष बनने तक की नौबत नहीं आती है, क्योंकि जो 15 अगस्त है 1947 तब तक अंतरिम सरकार अपना काम पूरा कर चुकी होती है। तो पहले अध्यक्ष लॉर्ड वेवल, दूसरे अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन, ये दोनों नाम याद रखना। और वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है बच्चों बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। देखो अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो लॉर्ड वेवल क्या बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, पहले अध्यक्ष बन रहे हैं लॉर्ड वेवल, जो कि उस समय पे क्या है, वायसराय। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि पहले अध्यक्ष अंतरिम गवर्नमेंट के। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या बन रहे हैं बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष बन रहे हैं। और इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, तो कॉमनवेल्थ और फॉरेन अफेयर्स यानी कि राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले किसे दिए गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए गए। लियाकत अली, ये सवाल पेपर में आ रखा है तो ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है। लियाकत अली का नाम इंपॉर्टेंट है कि लियाकत अली के पास कौन सा डिपार्टमेंट था, फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट था, वित्त मंत्रालय था। 2 बार आया हुआ सवाल है पिछले पेपर्स में। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, होम, गृह मंत्रालय दे रखा है इनको। साथ में जो
इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग वाला है, सूचना और प्रसारण, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी किसको दे रखी है, वल्लभ भाई पटेल को। तो लियाकत अली को क्या दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर बना रखा है। लॉर्ड वेवल क्या बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने हुए, अंतरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष। बलदेव सिंह, ये मैंने आपको नाम से याद कराया था, बलदेव सिंह नाम से पता चल रहा है इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है बच्चों, डिफेंस, रक्षा मंत्रालय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट चल रहे हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य वाला काम, ठीक है, खाद्य और कृषि। उसके बाद देखो जॉन मिथाई, जॉन मिथाई का नाम हमें क्यों याद रखना है बच्चों, जॉन मिथाई मैंने आपको बताया था कि एकमात्र क्या है यहाँ पर, क्रिश्चियन है, इसलिए जॉन मिथाई का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एकमात्र क्रिश्चियन, ईसाई में कौन आ रहे हैं, जॉन मिथाई आ रहे हैं। और इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, उद्योग और नागरिक आपूर्ति, ठीक है, इंडस्ट्री एंड जो सिविल सप्लाईज वाली चीजें हैं वो इनके पास है। जगजीवन राम का नाम मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक है। जगजीवन राम कौन, लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री हैं, जो मजदूरों की तरफ से एकमात्र व्यक्ति जो अंतरिम सरकार में शामिल हो रखे हैं, जगजीवन राम। उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लेबर मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये सारे नाम देखे थे हमने इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो कहाँ पर शामिल है, अंतरिम सरकार में, क्योंकि टोटल 15 सदस्य हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट, जॉन मिथाई के बाद और जगजीवन राम के बाद C.H. भाभा, ये नाम भी बताया था मैंने आपको लास्ट इसमें कि C.H. भाभा का क्या काम है। तो C.H. भाभा के पास कौन सा डिपार्टमेंट था, C.H. भाभा इसलिए याद रखना है क्योंकि एकमात्र क्या है, पर्सियन मेंबर है, पारसी सदस्य है। इनके पास कौन सा है, वर्क्स, माइंस एंड पावर मिनिस्टर, यानी कि काम, खनिज और ईंधन इनके पास है, काम, खनिज और ईंधन इन्हीं के पास है ये वाला डिपार्टमेंट। फिर अब्दुल रब निस्तार, इनके पास कौन सा है, टेलीकॉम मिनिस्टर है, संचार मंत्री बने हुए हैं ये। आसफ अली का नाम भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, आसफ अली इंपॉर्टेंट है। अरुण आसफ अली में रेलवे मिनिस्ट्री, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है और रेलवे है वो भी किसके पास है, आसफ अली। सी राजगोपालाचारी, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है कि सी राजगोपालाचारी के पास कौन सा डिपार्टमेंट था अंतरिम गवर्नमेंट में, तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा और कला, एजुकेशन एंड आर्ट, शिक्षा और कला वाला डिपार्टमेंट किसके पास है, सी राजगोपालाचारी के पास है। और आई चुंद्रीकर, इनके पास डिपार्टमेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य वाला डिपार्टमेंट किसके पास है, आई चुंद्रीकर, ये नाम याद रखना। उसके बाद देखो 13 नाम हो गए हमारे यहाँ तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट नाम गजनाफर अली खान, इनके पास कौन सा है, होम और आईटी मिनिस्टर, ठीक है। और जोगिंदर नाथ मंडल का नाम हमें क्यों याद रखना है बच्चों, ये नाम मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि मुस्लिम लीग की तरफ से एकमात्र शामिल होने वाले हिंदू, किसकी तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल होने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे, जोगिंद्र नाथ मंडल। तो नाम देख के तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कांग्रेस से हैं, लेकिन जोगिंद्र नाथ मंडल कहाँ से थे, मुस्लिम लीग से। तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, लॉ मिनिस्टर, यानी कि ये क्या थे उस टाइम पे, कानून विभाग, जो किसके पास हुआ करता था, विधि विभाग, जोगेंद्र नाथ मंडल। तो ये सारे नाम हमने देखे थे कि अंतरिम सरकार में किस किस के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। तो देखो लॉर्ड वेवल का नाम याद रखना है हमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, लियाकत अली का नाम याद रखना है, एकमात्र सिख हैं बलदेव सिंह। क्रिश्चियन में किसका नाम याद रखेंगे हम, जॉन मिथाई का नाम। पर्शियन में नाम याद रखना है हमें, C.H. भाभा का, और सी राजगोपालाचारी हो गया। और जोगिंद्र नाथ मंडल का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि एकमात्र हिंदू जो कहाँ से शामिल हुए हैं, मुस्लिम लीग से। और कौन सा डिपार्टमेंट है बच्चों इनके पास, लॉ मिनिस्टर। ये सारी बातें की थी हमने। फिर मैंने आपको बताया था कि अंतरिम सरकार काम कब से करना शुरू करी है, 2 सितंबर 1946 से, और कब तक करी है, 15 अगस्त 1947। तो 2 सितंबर 1946 से लेकर लगातार 15 अगस्त 1947 तक हमारे लिए सरकार के रूप में काम किसने करा है, अंतरिम गवर्नमेंट ने। अब अंतरिम सरकार तो यहाँ पर खत्म हो गई 15 अगस्त को।
अब आगे सरकार के रूप में किसने काम करा, तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या कर रखा है, हमारे लिए सरकार का काम कर रखा है, अंतरिम सरकार। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखे हुए इसमें कि मुस्लिम लीग से एकमात्र हिंदू शामिल होने वाले कौन है, जोगेंद्र नाथ मंडल। और अंतरिम सरकार कब से काम करी है, 2 सितंबर से लेके 15 अगस्त तक 1947। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, हम हमारी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। संविधान सभा किस किस रूप में काम कर रही है, तो संविधान सभा काम कर रही है यहाँ पर सरकार के रूप में। कब से, 16 अगस्त से लेकर, क्योंकि 15 अगस्त तक तो किसने काम कर दिया, अंतरिम सरकार ने। 16 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। और 26 जनवरी के बाद इसका ये काम तो खत्म हो गया, सरकार का भी और संविधान बनाने का, ये 2 काम खत्म हो गए, जहाँ से संविधान सभा डबल रोल प्ले कर रही थी अपना। उसके बाद क्या, तो 26 जनवरी 1950 के बाद अंतरिम पार्लियामेंट यानी कि अंतरिम संसद के रूप में काम करा। और कब तक करा है, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे बच्चों बताओ कब हो रहे हैं, 1952 में। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर अप्रैल 1952 तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किसके रूप में काम कर रही है, अंतरिम पार्लियामेंट। तो ये याद रखना कि इसके 3 काम है, संविधान बनाने का भी काम कर रही है, लेजिस्लेचर विधानमंडल के रूप में भी काम कर रही है, और अंतरिम पार्लियामेंट के रूप में भी काम कर रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे देखते हैं हम। तो ये सारी बातें तो हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब हम शुरू करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेजर कमेटीज़ हैं, जितनी भी मुख्य समितियां हैं वो सारी। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि संविधान सभा काम कर रही है इन 3 रूपों में। उसके बाद देखो संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन सी है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट समिति है हमारे लिए ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी बन कब रही है, 29 अगस्त 1947 को बन रही है। इंग्लिश में तो एक ही नाम है, लेकिन हिंदी वालों को बहुत सारे नाम याद रखने। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है हिंदी में, प्रारूप समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को चारों नाम याद रखने हैं, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति। जबकि इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी। फॉर्मेशन कब हो रहा है इसका, 29 अगस्त 1947 को। और किसके कहने पर हो रहा है, तो सत्यनारायण सिन्हा। ये नया फैक्ट है बच्चों, इसको याद रखना कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में सब बच्चे एक बात पढ़ते कि 29 अगस्त को बन गई, नाम भी पता होता है, लेकिन किसके प्रपोजल पर, सत्यनारायण सिन्हा। ये याद रखना कि सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर ही क्या बनी है, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है। ठीक है, अध्यक्ष किसको बना देंगे, 30 अगस्त को, यानी कि अगले ही दिन 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, 7 सदस्य। 7 का मतलब एक तो होगा अध्यक्ष और प्लस में 6 क्या होंगे, अन्य सदस्य। तो आप यहाँ से एक नया फैक्ट याद रखना, सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर कौन सी कमेटी बनाई गई है, प्रारूप समिति। ठीक है, अब सारे नाम देखेंगे कि अध्यक्ष तो हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाकी के 6 नाम कौन से हैं, बहुत ईजी उनको याद करना बाकी के सारे नाम। तो अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं, 7, 1 + 6 याद रखना आप यहाँ से। उसके बाद देखिए आगे के नाम, चेयरमैन किसे बनाया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जबकि बाकी सदस्य कौन कौन से हैं, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला पहला नाम, दूसरा नाम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा नाम एन गोपाला स्वामी अय्यर, चौथा नाम के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। ये याद रखना। ठीक है, तो देखो चेयरमैन कौन बन गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहला नाम सैयद मोहम्मद सादुल्ला, दूसरा नाम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा नाम एन गोपाला स्वामी आयंगर, चौथा नाम के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। और ये सारे नाम याद रखने, क्योंकि सवाल ऐसे आ जाता है कि कौन सा एक सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल नहीं था। ठीक है, तो 4 नाम हो गए। उसके बाद देखो ये जो 2 नाम है, एन माधव राव और टी.टी. कृष्णमाचारी, इनके बारे में और देखना, इनके बारे में क्या खास बात है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब शुरुआत में हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही है तब ये दोनों सदस्य शामिल नहीं है। कौन कौन,
एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी। तो ये दोनों कहाँ से आए? तो इनकी जगह पहले दो व्यक्ति और थे, BL मित्र और DP खेतान। ठीक है, तो उनकी DP खेतान की डेथ की वजह से टी कृष्णामाचारी आ गए और BL मित्र बीमार होने की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसलिए उनकी जगह किसने ले ली? एन माधव राव ने। ठीक है, और साथ में ये दोनों के दोनों व्यक्ति हैं वो किससे हैं? नॉन पार्टी से, यानी कि निर्दलीय हैं। नॉन पार्टी है, इनकी कोई पार्टी नहीं है, इनका संबंध किसी भी पार्टी से नहीं है। एन माधव राव का और टी कृष्णामाचारी का, दोनों के दोनों क्या हैं? निर्दलीय। ये भी याद रखना कि ड्राफ्टिंग कमेटी में निर्दलीय सदस्य कौन थे? तो एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी। ये ऐसे सवाल आ जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी की जब बन रही है उस समय कौन उसका सदस्य नहीं है? तो उस समय ये दोनों ही उनके सदस्य नहीं है। तो इनकी जगह कौन थे? BL मित्र और DP खेतान। तो 6 नाम हो गए। अब याद करने का तरीका कैसे याद रखेंगे हम? बिल्कुल सिंपल। मोहम्मद सादुल्ला तो आप याद रख ही लोगे, एक नाम, भाई चेयरमैन का नाम याद हो ही जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथ में एक नाम अलग से याद रखना है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बाकी सब में कृष्ण भगवान के नाम आ रहे हैं, सीधा सा, हमें तो ऑप्शन देके पहचानना है। कृष्ण भगवान के नाम कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर। के मुंशी तो कन्हैया लाल माणिक्य लाल, तो कन्हैया आ रहा आगे नाम में, तो कन्हैया लाल मुंशी। एन माधव राव में माधव आ रहा है और टी कृष्णा में वापस कृष्णामाचारी। तो एक ही नाम याद रखना है हमें, तो मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके अलावा बाकी सारे नाम में क्या है? कृष्ण भगवान के नाम। तो हो गए आसानी से याद, सीधा सीधा हमें क्या करना है? ऑप्शन पहचानना है। तो वापस देखो एक बार, इसके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हिंदी में क्या क्या नाम याद रखोगे आप? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति और मसौदा समिति। कब फॉर्मेशन हो रहा है इसका? 29 अगस्त 1947 को। किसके कहने पर हो रहा है? सत्यनारायण सिन्हा प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगले ही दिन 30 अगस्त को। और ये बाकी क्या हो गए? 6 नाम। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला का नाम याद रख लो, बाकी सब में क्या आ रहा है? अपना कृष्ण भगवान जी आ रहे हैं, तो याद हो जाएगा आपको ये। ठीक है, ये सारी बात किसकी हो गई? ड्राफ्टिंग कमेटी की। मेजर कमेटीज पढ़ रहे हैं आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसके अलावा अदर कमेटीज, उनके नाम कैसे याद रखने हैं हमें, वो भी याद करा दूंगी मैं आपको अभी। देखो, एन माधव राव क्या हो गए? BL मित्र की जगह आ गए, क्योंकि BL मित्र की तबीयत खराब हो गई थी और इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन। जबकि टी कृष्णामाचारी किसकी जगह आए हैं? DP खेतान। और DP खेतान की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, जिस वजह से इनकी जगह किसने ले ली? टी कृष्णामाचारी ने। तो एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी स्टार्टिंग में ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ठीक है, ये याद रखना आप। उसके बाद देखो, आगे अब देखो, संविधान पढ़ा कब गया पहली बार? तो फर्स्ट रीडिंग कब हो रही है? 4 नवंबर 1948 को हो रही है बच्चों फर्स्ट रीडिंग। और पढ़ने वाले कौन है? राधा कृष्ण। ठीक है, और कब हो रही है फर्स्ट रीडिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की? 4 नवंबर 1948 को। ये याद रखना, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राधा कृष्णन द्वारा, डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा पढ़ा जा रहा है हमारा संविधान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और कौन कौन सी समिति थी? तो ड्राफ्टिंग कमेटी देखी और हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहली बार कब पढ़ा गया। और कौन सी कमेटी है? तो संचालन समिति। कौन सी समिति बच्चों? संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी में याद रखना संचालन समिति। कौन है इसके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछी हुई समिति है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। सीधी सी बात है, नेहरू जी के लास्ट में बच्चों क्या आ रहा है? यू। तो यू से ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमें 2 कमेटी पढ़नी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी। तो सीधा सीधा याद रखने का तरीका क्या है? नेहरू जी के पीछे क्या आता है? यू। और आगे कमेटी किससे शुरू हो रही है? यू से। तो यू से यू याद रख लेना आप कि यूनियन पावर कमेटी के भी चेयरमैन कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सी है? संचालन समिति और प्रक्रिया
नियम समिति, ये याद रखना आप। उसके बाद देखो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, राष्ट्र ध्वज की, झंडा समिति पूछ ले सीधा कि झंडा समिति किसकी थी, राष्ट्र ध्वज समिति किसकी थी, एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, तो किसका नाम याद रखोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कितनी कमेटी हो गई हमारी, एक तो झंडा समिति, एड हॉक वाली किसकी, नेशनल फ्लैग, एक स्टीयरिंग संचालन समिति और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, प्रक्रिया नियम समिति, ये याद रखना आप, ठीक है। ये सारी क्या है हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट और कौन कौन सी हैं, तो देखो अभी क्या आया था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आया था। क्या आया था, यूनियन, जिसके आगे मैंने बताया था यू लग रहा है तो किसकी टिक करके आनी है हमको, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन अब आ रही है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये याद रखना कि अब सिर्फ एक शब्द चेंज हो गया, अगर यहाँ यूनियन लिखा था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, संघीय संविधान समिति लिखा था तो आंसर क्या करना है हमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन एक शब्द चेंज हो गया, अब लिखा आ गया प्रांतीय हमारे पास, यानी कि प्रोविंशियल, और ये प्रोविंशियल के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मौलिक अधिकारों के लिए समिति, फंडामेंटल राइट के लिए जो समिति बनी है उसके भी अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी मौलिक अधिकारों की जो उप समिति बनी हुई है उसके अध्यक्ष कौन है, जेबी कृपलानी। तो याद रखना फंडामेंटल राइट कमेटी के चेयरमैन कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट सब कमेटी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, जेबी कृपलानी, दोनों नाम याद रखने। जबकि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये सारे नाम है, इंपॉर्टेंट कमेटीज चल रही है हमारी सारी, ये नाम याद रखना आप यहाँ पे से, जेबी कृपलानी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आती है हमारी वर्किंग कमेटी, के.एम. मुंशी, जिसका नाम अभी हमने किस में देखा था, ड्राफ्टिंग कमेटी में, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। तो वर्किंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने हुए, के.एम. मुंशी। राज्यों के लिए समिति, अगर आ जाए कमेटी फॉर स्टेट्स तो वापस किसका नाम याद रखोगे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो इस तरह से हमने कितनी देख ली है इंपॉर्टेंट, 10 कमेटीज देख ली हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्या हो गए कमेटी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो किसके बारे में आता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो नया नाम वहाँ से नया फैक्ट याद रखना कि प्रपोजल, किसके प्रपोजल पे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है, सत्यनारायण सिन्हा। बाकी अध्यक्ष कौन बने हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल सदस्य कितने, 1+6 यानी कि 7 सदस्य बने हुए हैं। एक नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हो गया अध्यक्ष, 6 में से एक नाम क्या याद रखना है, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, और बाकी सारे किसके नाम याद रखने हैं हमें, तो कृष्ण भगवान के। ऑप्शन में से हम अलग कर लेंगे ना। ये हो गई है हमारी सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंपॉर्टेंट कमेटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीधा या तो आपसे डायरेक्ट सवाल आ सकता है या फिर 4 ऑप्शन देके मैच करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आगे रीडिंग्स। तो देखो ये वाली डेट मैंने आपको अभी बताई थी 4 नवंबर वाली, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी, बताओ। अभी अभी मैंने आपको बताया 4 नवंबर 1948 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार पढ़ा गया है, पहली बार पढ़ा गया। और पढ़ने वाले कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। इसलिए फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन बने, राधाकृष्णन बने, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग कब हो रही है, रीडिंग्स का मतलब क्या है, हमारे यहाँ 3 रीडिंग्स हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ और अब आप उसको क्या कर रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो। तो कितनी रीडिंग्स कहाँ से कहाँ तक है, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। तो याद रखना ईयर सेम चल रहा है, इनको याद करने का तरीका क्या, आप तो देखो ईयर सेम चल रहा है 1948, इधर भी 1948, 4 नवंबर से कितना नवंबर, 9 नवंबर, बस 4 से 9 नवंबर याद रखना है। अगले वाले में 15 नवंबर 1948 से अब ईयर चेंज हो रहा है 17 अक्टूबर 1949। तो अगले वाले में ईयर कहाँ से आ रहा है, 1948 से 1949। तीसरे वाले में वापस 49 नहीं 49 रहेगा, ठीक है। तो लास्ट कब से हो रही है हमारी रीडिंग, 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, बनकर पूरा तैयार हो गया। और ये जो तीसरी रीडिंग की जो डेट है ये हमारी क्या है, 11 सेशन। मैंने आपको बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल कितने सेशन हो रखे हैं, 12, ठीक है भाई, 1 + 11। अगर टोटल 12 पूछा है इसका मतलब कौन सी डेट इंक्लूड है बताओ,
24 जनवरी 1950 वाली डेट इंक्लूड है। और अगर 11 की बात हो रही है 11 सेशन की, तो 11 सेशन बच्चों कम कंप्लीट हो गए हैं 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को ही हम क्या बनाते हैं, संविधान दिवस। और कब से मना रहे हैं हम ये संविधान दिवस बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन डे 2015 से। कब से मना रहे हैं, 2015 से। और 2015 से ही क्यों मना रहे हैं, कोई रीज़न तो होगा। 2014 से भी मना सकते थे, 2016 से भी मना सकते थे, 17 से भी मना सकते थे। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2015 में 125वीं 125 बर्थ जो उनकी एनिवर्सरी है, उनकी जो जयंती है वो कंप्लीट हो रही है, क्योंकि उनका जन्म कब हो रखा है, 1891 में। तो 1891 में उनका जन्म हो रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। 2015 में जाकर उनकी क्या हो रही है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी कंप्लीट हो रही है। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए 2015 से हर साल 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, ये याद रखना। उसके बाद और क्या क्या खास बात है, भाई 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या करा, एक प्रपोजल लेकर आए वो यहाँ पर, ठीक है, एक चीज पास करी जिसका क्या नाम है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली पास्ड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया है और असेंबली ने क्या कर दिया है, उसे पास। तो सीधा अगर हमसे फैक्ट पूछा जाए कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली पास्ड किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार कब हो रहा है बताओ बच्चों, 26 नवंबर 1949। और ये बात मैं आपको अभी भी बता चुकी हूँ कि 26 नवंबर से 2015 से हम क्या मना रहे हैं, संविधान दिवस। क्यों, क्योंकि इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या हो रही है, 125वीं जयंती कंप्लीट हो रही है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए। द असेंबली एज सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली पास्ड, ठीक है, ये नई चीज़ है, इसे याद रखना। किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। कब किया गया भाई, किस दिन तैयार हो रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 को। तो देखो 26 नवंबर की डेट हमारे लिए हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या हो रहा है, तो ये सारा क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्या करें हम इसके आगे, और अदर फैक्ट्स हमारे क्या रह गए हैं। तो 26 नवंबर को बनकर तो तैयार हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस दिन क्या ये लागू भी हो गया, तो नहीं। लागू कब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फुल्ली इंप्लीमेंट। अगर पूछा जाए कि पूर्णतः लागू कब हो रहा है, पूर्णतः लागू फुल्ली इंप्लीमेंटेड कब हो रहा है बताओ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन तैयार कब हो गया, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे 395 आर्टिकल में से 15 आर्टिकल लागू कर दिए। तो याद रखना कि 26 नवंबर के दिन से कितने आर्टिकल लागू हो गए, 15 आर्टिकल लागू हो गए। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे यहाँ पर पास कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे। भाग कितने थे हमारे पास, 22 भाग, 22 पार्ट्स। और शेड्यूल कितनी थी, 8। जबकि आज ऐसा नहीं है, आज कितने आर्टिकल्स हैं, तो आज कितने हैं, 468 आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं। और शेड्यूल कितनी है हमारी, 12। तो ये याद रखना, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है कि आज के टाइम पर शेड्यूल्स कितनी है, 12। पहले कितनी थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 8। आज कितने पार्ट्स हैं, 25। पहले कितने हुआ करते थे, 22। और कितने आर्टिकल 26 नवंबर से लागू कर दिए गए हैं, तो कितने आर्टिकल लागू कर दिए गए हैं बच्चों 26 नवंबर से, बताओ 15 आर्टिकल, ये ध्यान रखना। जबकि फुल्ली इम्प्लीमेंटेड पूछे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूर्णतः कब लागू हो रहा है, तो 26 जनवरी 1950 को। मैंने आपको बताया था 24 जनवरी को 284 मेंबर्स ने साइन कर दिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। पहला साइन किसका था बताओ, मैंने आपको बता रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और लास्ट साइन किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये याद रखना बच्चों आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी कितने शेड्यूल्स हैं, 12। और पार्ट्स कितने हैं, 25। जबकि पहले पार्ट्स कितने थे, 22। और शेड्यूल कितनी हुआ करती थी, 8। उसके द्वारा संविधान फुली इंप्लीमेंटेड कब हो रहा है बताओ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ये 26 जनवरी की डेट क्यों फिक्स करी, तो इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ऐसे 26 जनवरी नहीं हुई भाई, बनकर कब तैयार हो गया 26 नवंबर को, तो 26 दिसंबर को कर देते, 1 दिसंबर को कर देते, 1 जनवरी को कर देते। 2 महीने का वेट किया क्यों जा रहा है, क्यों लागू करना है हमें उसे 26 जनवरी को ही, 26 जनवरी 1950 को ही? क्योंकि ठीक 20 साल पहले, 1950 बोल रही हूँ मैं अभी, ठीक 20 साल पहले यानी कि 26 जनवरी 1930 को हमारा क्या मनाया गया, फुल्ली इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया है पहला। ठीक है, कब क्या बात हुई इसके बारे में, तो देखो 1929 में क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन कौन सी नदी के किनारे, नदी का नाम याद रखना, रावी नदी के किनारे। 1929 में लाहौर सेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, और उसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि बहुत हो गया अंग्रेजों का राज, अब हम क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे, और हम तो क्या मनाएंगे, अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। बोला कब मनाएंगे, तो बोला हम मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। तो याद रखना 1929 में लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे अध्यक्ष कौन बने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की कि अगले ही महीने 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, हमारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसीलिए हमने हमारे संविधान लागू करने की डेट भी क्या रखी, 26 जनवरी, इसलिए हमने 2 महीने का इंतजार करा है। तो हमारा संविधान भी पूर्णतः कब लागू हो रहा है, 26 जनवरी 1950। तो ये डेट रीज़न समझ में आया आपको कि क्यों वेट करा हमने 2 महीने का, लागू कर सकते थे हम कभी भी कर देते। उसके बाद देखो अब ये सिर्फ अदर फैक्ट्स चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो टॉपिक है वो लगभग खत्म है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो संविधान निर्माण का समय, मैंने आपको पहले क्या बताया है, बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का समय बताया था मैंने आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना कब शुरू करा, तो 9 दिसंबर से काम करना शुरू कर रहा है और 26 जनवरी तक वो काम कर रही है, तब उसका टाइम पीरियड अलग है और कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम पीरियड अलग है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, जबकि उसका टाइम पीरियड कितना था, 3 साल 1 महीना 16 दिन। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम अलग है और कॉन्स्टिट्यूशन के काम करने का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसके जो काम करने के दिन है वो अलग है, वो याद रखना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, टाइम पीरियड भी निकाल दिया, अब इसको लिखने का काम, तो पहली बात तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई फोटोकॉपी नहीं है, पूरी तरह से क्या लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है। तो लिखने का काम किसने करा, तो इंग्लिश में इसे लिखने का काम किसने करा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये नाम बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किसने करा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, इटैलिक में, इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में लिखने का काम किसने करा है, तो हिंदी में करा है बच्चों वसंत कृष्ण वैद। ठीक है, तो अब से आप एक और नाम याद रखना, चित्रात्मक यानी कि पिक्टोरियल। जब हम देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है तो मान लो फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, पीछे हर किसी पेज पे क्या बना हुआ है, एक स्पेशल पिक्चर बनी हुई है, तो उसको जो चित्रात्मक रूप देने का काम है, उस पिक्टोरियल को करने का काम किसने करा है, राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक है, तो अब से आपको 2 नाम और याद रखने हैं। ज़्यादातर हम कौन सा नाम पढ़ते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, लेकिन इटैलिक में लिखा है इन्होंने, जबकि हिंदी में लिखने वाले कौन है, वसंत कृष्ण वैद। और पिक्टोरियल चित्रात्मक रूप से इस कॉन्स्टिट्यूशन को सजाने वाले कौन है, राम मनोहर सिन्हा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी आपके नेक्स्ट एग्जाम्स हैं। उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें हो गई कि 3 कॉपी बनाई गई हैं। अब उसके बाद देखेंगे लोगो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो भारत देश है वो मेंबरशिप कब ले रहा है। ठीक है, तो देखो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप पूरी की तरह से इंडिया की मर्जी पर छोड़ी गई थी। ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपकी मर्जी है, आपको कॉमनवेल्थ कंट्री में शामिल होना है या नहीं होना है। तो भारत इसका सदस्य बनता है, और भारत इसका सदस्य कब बनता है, मई 1949 में। कब बनता है, मई 1949 में, ये बात याद रखना। अब हम कुछ जानकारी किसके बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहली बात, इनका जन्म कब हो रहा है, 14 अप्रैल 1981। अभी अभी बताया था मैंने आपको, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर हर साल 14 अप्रैल को हम कौन सा डे मनाते हैं बच्चों, इक्वालिटी डे, समरसता दिवस। याद रखना, ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि इक्वालिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 अप्रैल को।
क्यों किया जाता है 14 अप्रैल को? क्योंकि ये क्या है, बर्थ डेट है किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और कब हो रहा है, सन में 1891 में, ठीक है। और ये हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसके पहले विधि यानी कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और बने हुए, तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि संविधान बना है तो कानून की सारी जानकारी किसके पास है, इन्हीं के पास है। इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता। ये बात तो हम सब पढ़ते हैं, ये नॉर्मल बात है, ये हर बच्चे को पता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन एक और बात याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मॉडर्न मनु भी कहा गया है। क्या कहा गया है, आधुनिक मनु। मनु एक राजा है जिनकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो उसी से तुलना करके क्या रखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है, मॉडर्न मनु। उसके बाद इनके सम्मान में, इनके मरने के बाद 1990 में क्या दिया जाता है, इन्हें भारत रत्न। तो ये भी याद रखना कि मरने के बाद दिया जा रहा है इन्हें, ठीक है। इनकी खुद की एक पार्टी बनी हुई है, देखो 1936 में कौन सी पार्टी बनी हुई है इनकी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी हुई है, ठीक है। तो सीधा सवाल कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कब की बनी हुई है, तो 1936 में ही बन गई थी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो पहले इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था वो पूर्वी बंगाल से लड़ा था, ठीक है। और आफ्टर पार्टीशन, संविधान आफ्टर पार्टीशन जब हमारे देश का क्या हो गया, विभाजन हो गया, तो इनकी जो सीट है वो कहाँ चली गई, आज के बांग्लादेश में, जो पहले क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान। ये पूर्वी बंगाली क्या बना है बच्चों, आफ्टर पार्टीशन पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सीट हुआ करती थी इलेक्शन लड़ने की, वो थी पूर्वी बंगाल। इलेक्शन लड़ लिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कब की बनी हुई है, 1946 में ही बन गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भाई 9 दिसंबर से काम करना शुरू कर रही है ना। इलेक्शन कब हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो जुलाई अगस्त 1946। और तब तक अलग से पाकिस्तान बनने की मांग जैसी कोई बात नहीं थी, तो ये पता ही नहीं था कि इनकी सीट भी जा सकती है। अब पार्टीशन हो गया, इनकी सीट तो कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। लेकिन अगर आपको असेंबली का मेंबर बने रहना है तो आपको अपनी सीट से इलेक्शन लड़ना होगा। तब इनके लिए M.R. जयकर, इनका नाम याद रखना, ये व्यक्ति थे पूना से, तो पूना से सीट खाली कराई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। और वो सीट खाली करने वाले व्यक्ति कौन है, M.R. जयकर, ठीक है। ये नाम याद रखना, जयकर के नाम से इन्होंने सीट खाली करी। और ये कहाँ से थे बच्चों, पूना से, पूना याद रखना, ठीक है। और बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना इलेक्शन कहाँ से लड़ा, पूना से, तब ये मेंबर है। और भारत के ही क्या बने हुए, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, पहले कानून मंत्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और अदर फैक्ट्स क्या हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर, ठीक है। तो क्या क्या साइन है हमारे यहाँ पर, तो संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह रखा गया यानी कि जो लोगो रखा गया वो क्या रखा गया, हाथी, याद रखना, एलिफेंट, ठीक है। हमारा जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। जबकि सबसे पहले लिखित संविधान तो किसका आता है, यूएसए का। भाई ब्रिटेन में तो क्या है, अनरिटन है, ब्रिटेन वालों का क्या है, अलिखित संविधान है, अनरिटन है। लिखा हुआ पहली बार किसका है, यूएसए का। हमारा भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे वाले में खास बात क्या है, हमारा क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लॉन्गेस्ट रिटन। और ये बात किसने कही है, आइवर जेनिंग्स ने, ये याद रखना, ये बात किसने बोली है, आइवर जेनिंग्स ने बोली हुई है, ठीक है, आइवर जेनिंग्स। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये स्टेटमेंट किसका है, आइवर जेनिंग्स का। उसके बाद देखो और अदर चीज़ें और अदर फैक्ट्स क्या क्या बचे हुए हैं। तो अमेरिका का संविधान क्या है, विश्व का सबसे छोटा है और प्राचीन लिखित है, यानी कि सबसे पहले लिखने का काम ही किसने करा है, यूएसए ने। और कब कर दिया था, 1789, तब की बनी हुई उनकी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब का बना हुआ उनका संविधान। तो सबसे पहला प्राचीन लिखित संविधान किसका है बच्चों, अमेरिका का, लेकिन छोटा है, बहुत छोटा है। हमारे वाले में तो आर्टिकल 395 बनाए थे जब हमने बनाए थे, तो हमारा वाला संविधान क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है,
बिना लिखा हुआ संविधान अभी तक किसका चल रहा है भाई? ब्रिटेन का। ठीक है, तो सबसे पुराना किसका? ब्रिटेन का। इसीलिए ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जननी, क्योंकि शुरुआत तो कहाँ से हो रही है? ब्रिटेन से। और पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करने वाले कौन है? हेनरी मैन। और कहाँ के थे ये भी? ब्रिटिश थे। तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड। भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? हमारा संविधान है क्या? एक कानून की किताब ही तो है जिसके अंदर क्या लिखे हुए हैं? कानून लिखे हुए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड पहली बार यूज करने वाले कौन है? हेनरी मैन, जो ब्रिटिश है। तो इसकी शुरुआत भी कहाँ से हो रही है? ब्रिटेन से। इसलिए मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। लेकिन उनका संविधान कैसा है? रिटर्न नहीं है बच्चों। क्या है उनका? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है। याद रखना आप यहाँ से, ठीक है। सबसे पुराना है। और लास्ट पॉइंट हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरने के बाद क्या मिला हुआ है? 1990 में भारत रत्न। तो ये सारी बात हमने किसकी करी है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, जिसमें हमने पहले देखा इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी डिमांड कैसे हुई, फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे इसकी बात सुनी, फिर इलेक्शन हुए, फिर कितने लोग शामिल हुए, कितने लोग शामिल नहीं हुए, फिर अंतरिम सरकार कैसे बनी, अंतरिम सरकार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे जिनके नाम आज हमने देखे, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेजर कमेटीज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? बहुदलीय निकाय थी, वो मल्टी पार्टी बॉडी थी, बहुदलीय निकाय था, बहुदलीय, एक पार्टी नहीं थी, ठीक है, मल्टी पार्टी बॉडी थी और लिमिटेड सफरेज था बच्चों, सीमित मताधिकार था, ये बात याद रखना। जबकि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या डिमांड की थी? अडल्ट सफरेज के बेस पर। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से सफरेज पे है? लिमिटेड सफरेज, ठीक है, यानी कि सीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार के आधार पर है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ से हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे एग्जाम्स के लिए, जो भी हमारे नेक्स्ट एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सब के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे मैंने आपको इस जो भी हमने वीडियो बनाई है इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।